हेलो साथियों, मल्टीवेरिएट प्रोसीजर विद आर के इस कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस लेक्चर में एक नई टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, वो है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। अब पहला सवाल आता है कि ये प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस क्या चीज़ है। आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई अपनी स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग करते हैं या अपनी डेटा एनालिसिस करते हैं, तो कभी कभी हमारे पास काफ़ी सारे वेरिएबल्स होते हैं। जो हमारे वेरिएबल की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। जब हमारे नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स एक लिमिट के बाद बढ़ जाते हैं, तो उनको समझने में हमको थोड़ी सी दिक्कत आने लगती है। अगर हम आपसे कहें कि आपके पास अगर 2 वेरिएबल हैं, तो उनकी कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्या होगी? 2/2 की कोवेरिएंस मैट्रिक्स होगी, जिसमें 2 वेरिएंसेस और 1 कोवेरिएंस होगा। उसी तरीके से अगर हम कहें कि आपके पास 3 वेरिएबल्स अगर हैं, तो उसमें से आपकी कोवेरिएंस मैट्रिक्स उनकी होंगी, उसमें से कौन कौन से एलिमेंट होंगे? आपके पास 3 वेरिएंसेस होंगे और 3 कोवेरिएंसेस होंगे। लेकिन अगर ये संख्या आपकी वेरिएबल की बढ़ती जाए, तो आपके नंबर ऑफ जो कोवेरिएंस और वेरिएंस हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो अगर कोवेरिएंस मैट्रिक्स छोटी है, तो उसको देख करके हम आराम से समझ सकते हैं कि ये वेरिएबल हमारे कॉलेटेड हैं, ये हमारे पॉजिटिवली कॉलेटेड हैं, ये हमारे नेगेटिवली कॉलेटेड हैं, और उसकी बेसिस पे हमें कंक्लूजन निकाल सकते हैं। लेकिन जब हमारे वेरिएबल की संख्या बहुत बढ़ जाती है, तो हमको इस प्रकार से जैसे उदाहरण के लिए कोवेरिएंस मैट्रिक्स में से अपना कंक्लूजन निकालने में दिक्कत आती है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि अगर हम अपने उस लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स में से अगर हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन कौन से हमारे वेरिएबल इम्पॉर्टेंट हैं, तो हम जो भी इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, खाली हम उनकी एनालिसिस कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि हमको वही आउटकम्स मिल जाएं, वही स्टैटिस्टिकल इन्फरेंसेस मिल जाएं जो हमको सारे के सारे वेरिएबल्स के द्वारा मिल जाते हैं। अब इसमें से ठीक है, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन का लॉस आपका होगा। अगर आपको 100% अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपने 20 वेरिएबल्स लिए। अब जब 20 वेरिएबल्स लिए, तो उनका डेटा कलेक्शन की कॉस्ट भी आएगी, टाइम भी आएगी, लेबर भी आएगी। लेकिन अगर हम 20 वेरिएबल की जगह अगर हम खाली मान 8 या 10 वेरिएबल अगर ले सकें, तो हमारी कॉस्ट ही बच जाएगी। और लेकिन अगर हमारी एफिशिएंसी 100% की जगह अगर मान 95% भी हो जाती है, तो अगर हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, तो हमारी एक बहुत बड़ी समस्या को हम बहुत आसानी से समाधान कर लेंगे। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के द्वारा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि अगर हमारी किसी सिचुएशन में, किसी कंडीशन में अगर हमारे नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स ज़्यादा होते हैं, तो उसमें से इम्पॉर्टेंट वेरिएबल को छांटने की कोशिश करते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स हम किस प्रकार से छांटें? तो उसको हम इस प्रकार से छांटते हैं कि हमारे उस एंटायर डेटा का जो भी टोटल वेरिएंस है, वह कम नहीं होना चाहिए, या अगर कम हो रहा है तो बहुत कम होना चाहिए। और उसके द्वारा हम अपने इम्पॉर्टेंट वेरिएबल को उसमें से छांट लेते हैं, और अपनी बाकी एनालिसिस है वो हम प्रिंसिपल कंपोनेंट के द्वारा कर लेते हैं, या जो हमने जिन वेरिएबल्स को छांटा है उसकी बेसिस पर हम अपने प्रिंसिपल कंपोनेंट्स तैयार करके हम उसकी एनालिसिस कर लेते हैं। इसका एक और एप्लीकेशन होता है कि जैसे आपने देखा था कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में हमारे पास एक एजम्पशन होता है कि हमारे सारे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स आपस में इंडिपेंडेंट होने चाहिए, राइट। और अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे उनके बीच में संबंध आने लगता है, उनके सारे हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में अगर एक लीनियर रिलेशनशिप आने लगती है, तो इसको हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी, और जिसको सॉल्व करना बहुत कठिन कार्य होता है। उस केस में हमको ये लगता है कि अगर हम x1, x2, xk जो हमारे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हैं, उनकी जगह क्या हम और किसी वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकते हैं? तो वहाँ पर ये हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट भी हमारी सहायता करते हैं, और प्रिंसिपल कंपोनेंट के द्वारा जो हम लीनियर रिग्रेशन करते हैं, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट रिग्रेशन। तो ये जो हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है, इसके द्वारा हम प्रिंसिपल कंपोनेंट्स निकालते हैं, और उसका हम उपयोग अपने अलग अलग जगह पर करते हैं। तो ये प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या होते हैं और उसको हम किस प्रकार से निकालते हैं, इनके पीछे की क्या क्या थ्योरी होती है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, चलिए इस लेक्चर में हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। और पहले से हम आपको ये बता दें कि हमारी एनालिसिस करने में और जिसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप अंत में देखेंगे कि प्रिंसिपल कंपोनेंट को निकालना बहुत आसान काम होता है।
और हम आपको ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आप किसी कोवेरिएंस मैट्रिक्स या किसी मैट्रिक्स की आप जो अपनी आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स निकालते हैं, जिनको हम कैरेक्टरिस्टिक रूट या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर भी कहते हैं, ये प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में मेनली हमको अपनी कोवेरिएंस मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज़ हैं और आइगन वेक्टर्स ही निकालने होते हैं, और उसके द्वारा हम इस बात का फैसला कर लेते हैं कि हमारे कौन कौन से वेरिएबल हमारे इंपॉर्टेंट हैं और उनको हमको इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए इस लेक्चर को हम आरंभ करते हैं और समझते हैं कि ये हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट और उससे हमारे संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होते हैं। राइट, तो अब आप एक ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचिए जहाँ पर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं जो हमारे उस एक्सपेरिमेंट के आउटकम को अफेक्ट कर रहे हैं, और हमारा सवाल ये है कि हम ये पता करना चाहते हैं कि इसमें से कितने वेरिएबल्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं और कितने वेरिएबल्स को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, अर्थात इग्नोर कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और होता क्या है कि जब हम अपना कोई एक्सपेरिमेंट जब शुरू में प्लान करते हैं तो हमको ये नहीं मालूम होता है कि हमारे कौन कौन से वेरिएबल हमारे इम्पॉर्टेंट हैं और उस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास कितने वेरिएबल्स होने चाहिए। तो इसलिए यूजुअली हम क्या करते हैं कि जब अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं तो हम उसमें वहाँ पे ज़्यादा संख्या में अपने वेरिएबल्स को इंक्लूड कर लेते हैं, और जब हम अपने नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स को हम इंक्रीज़ कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो उदाहरण के लिए मीन वेक्टर और कोवेरिएंस मैट्रिक्स के जो भी हमारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं वो भी स्वतः बढ़ जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि अगर हमारे किसी डेटा वेक्टर में हमारे पास 10 वेरिएबल्स हैं p = 10, अर्थात हमने यहाँ पे 10 रैंडम वेरिएबल लिए हैं और उसके ऊपर हमने अपने ऑब्जर्वेशंस लिए हुए हैं। तो इस तरह के डेटा सेट में जो हमारा मीन वेक्टर होगा उसमें हमारे पास 10 एलिमेंट्स होंगे, और कोवेरिएंस मैट्रिक्स में हमारे पास 10² अर्थात 100 एलिमेंट्स होंगे, और उसमें से जो हमारे यूनिक वेरिएंसेस और कोवेरिएंसेस होंगे वो हमारे p × p+1/2 अर्थात 55 होंगे, और जो उसमें से हमारे नंबर ऑफ़ यूनिक कोवेरिएंसेस के टर्म्स होंगे वो हमारे p × p+1/2 - p होंगे, जो हमारे 45 होंगे। और इसी डेटा वेक्टर में अगर हम 10 की जगह अगर हम 15 वेरिएबल लेते हैं तो हमारे मीन वेक्टर में 15 एलिमेंट्स होंगे, कोवेरिएंस मैट्रिक्स में हमारे पास 15² अर्थात 225 एलिमेंट्स हो जाएंगे, और हमारे नंबर ऑफ़ यूनिक वेरिएंस और कोवेरिएंस हमारे 120 हो जाएंगे, और सिर्फ हमारे नंबर ऑफ़ यूनिक कोवेरिएंस के जो टर्म्स हैं वो हमारे 105 हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि जब हम अपने नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स को बढ़ा देते हैं तो आपकी कोवेरिएंस मैट्रिसेस में जो होता है उसकी संख्या बढ़ जाती है, और वहाँ से कोई क्लियर कट कंक्लूजन लेना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, और उसके कारण हमारे और भी तरीके के जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं अपने डेटा एनालिसिस की वो बढ़ जाती हैं। इस तरह की समस्या का समाधान करने के लिए हम जो नॉर्मलाइज्ड लीनियर कॉम्बिनेशंस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट होते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन में हम एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम अपने रैंडम वेरिएबल्स का एक नॉर्मलाइज्ड लीनियर कॉम्बिनेशन हम निकाल दें, और इस कॉम्बिनेशन को इस प्रकार से निकालें कि जो हमारा टोटल वेरिएंस है या जो टोटल वेरिएंस का हमारा स्ट्रक्चर है वेरिएंस का वो नहीं खोना चाहिए, अर्थात कि जो भी हमारे नॉर्मलाइज्ड लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं उनका टोटल वेरिएंस पहले जैसा ही रहना चाहिए। ये जो हमारे इस प्रकार के नॉर्मलाइज्ड लीनियर कॉम्बिनेशंस होते हैं इनको हम प्रिंसिपल कंपोनेंट्स कहते हैं। अब एक सवाल तो आता है कि ये नॉर्मलाइज्ड लीनियर कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। नॉर्मलाइज्ड लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे पास उस तरह के लीनियर फंक्शंस होते हैं जिनके कोफिशिएंट का अगर हम सम ऑफ स्क्वायर्स निकालें तो वो हमारा 1 के बराबर होगा। अगर हम ऐसे कह दें कि a1x1 + a2x2 हमारा है एक लीनियर कॉम्बिनेशन, तो a1² + a2² हमारा 1 के बराबर होना चाहिए, राइट। तो ये जो हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होते हैं ये हमारे नॉर्मलाइज्ड लीनियर कॉम्बिनेशंस होते हैं रैंडम वेरिएबल के, जिनके अंदर कुछ वेरिएंसेस के टर्म्स में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, राइट। तो अब अगर हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में देखें तो हम क्या करते हैं कि हम एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने ओरिजिनल वेरिएबल के जो वेक्टर होते हैं जो हमारे उनको हम प्रिंसिपल कंपोनेंट में हम कन्वर्ट करते हैं, और यह उसी तरीके का कार्य होता है कि हम अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस को रोटेट कर दें।
और हम एक यहाँ पे नया कोऑर्डिनेट सिस्टम इस प्रकार का निकाल दें जिसके अंदर हमारी कुछ इनहेरेंट स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ हों। और प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं कि हम अपने इस तरह के सारे नॉर्मलाइज लीनियर कॉम्बिनेशंस या जो हम अपने प्रिंसिपल कंपोनेंट्स को निकालते हैं और उसमें से हम खाली कुछ प्रिंसिपल कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हैं जो हमारे टोटल वेरिएशन की एक अच्छे फ्रैक्शन को कवर करते हैं। अगर हम कहें कि हमारे पास 10 वेरिएबल है तो हमारे पास 10 प्रिंसिपल कंपोनेंट होंगे और 10 प्रिंसिपल कंपोनेंट हमारा 100% वेरिएशन को कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हम कह सकते हैं अगर हमारे पास खाली 5 या 6 हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट ऐसे हैं जो हमारे 95% या 96% वेरिएशन को अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हम सिर्फ 5 या 6 प्रिंसिपल कंपोनेंट को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। तो ये जो हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है, ये हमारा डायमेंशनलिटी रिडक्शन का एक तरीका होता है और जिसमें हम अपने टोटल वेरिएशन को अफेक्ट नहीं करते हैं। राइट। तो इसके द्वारा हम अपने इस सिस्टम की जो डायमेंशंस हैं अर्थात जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उनको हम इस प्रकार से कम करते हैं कि उसमें से जो हमारे डेटा का टोटल वेरिएशन है वो अफेक्ट नहीं होता है। और इसमें से हम क्या करते हैं कि उन लीनियर कॉम्बिनेशन को निकालने की कोशिश करते हैं जो जिनका वेरिएंस ज़्यादा होता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हमारे पास 10 वेरिएबल हैं तो ऐसा संभव है कि हमारे जो 6 वेरिएबल्स ही हमारे उस एनालिसिस को करने के लिए सफिशिएंट हो, क्योंकि वो उस टोटल वेरिएशन का एक बहुत बड़े पार्ट को कवर कर रहे हैं और जो बाकी बचा हुआ पार्ट हमारे वेरिएशन का वो इतना छोटा है कि प्रैक्टिकली हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, ये जो प्रिंसिपल कंपोनेंट हमको हमारी जो मल्टी कोलिनियरिटी की प्रॉब्लम होती है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस में, उसका भी एक हमको सॉल्यूशन देते हैं। प्रैक्टिस में कभी कभी जो हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होते हैं उनका इंटरप्रिटेशन करना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन उनका ऑपरेशन बहुत ही सिंपल है और वो हमारे जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स को एक काफ़ी हद तक वो कम कर देते हैं। ये इसका एक बहुत बड़ा हमारा एडवांटेज है। राइट। तो अगर हम मान लीजिए कि कहें कि हमारा कोई एक रैंडम वेक्टर है x जिसका हमारा मीन वेक्टर 0 है और कोवेरियंस मैट्रिक्स हमारी सिग्मा है जो कि पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स है। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं ये हमारे जो भी उनके रिस्पेक्टिव अर्थमेटिक मीन्स हैं उसके अराउंड मेजर करे गए हैं। तो उससे क्या हो जाएगा कि जो हमारा x के जब सारे वेरिएबल्स मीन के सापेक्ष में अगर मेजर करे जाते हैं तो हर एक वेरिएबल का मीन हमारा 0 हो जाता है। तो इसलिए विदाउट लॉस ऑफ एनी जनरलिटी हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि x हमारा एक ऐसा रैंडम वेक्टर है जिसका मीन हमारा 0 है। और यहाँ पे हम जो हमारा कोवेरियंस स्ट्रक्चर है जिसको हम सिग्मा के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, उसके बारे में हम ज़्यादा कंसर्न होते हैं। इसलिए जो भी हमारे x का जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है उससे हमें कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर हम ओरिजिनल वेरिएबल को लेते हैं या हम जो ऐसे वेरिएबल जिनको हमने उसके मीन के अराउंड नापा है, दोनों का कोई ना कोई कोवेरियंस स्ट्रक्चर होगा और वह कोवेरियंस स्ट्रक्चर हम मान रहे हैं कि सिग्मा है और हम अपनी एनालिसिस है वो हम सिग्मा की बेसिस पर करते हैं। और अगर हम साथ में ये भी अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा रैंडम वेक्टर है वो एक मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, तो जो भी हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट हैं उसको हम एक बेहतर इंटरप्रिटेशन भी दे सकते हैं और हमारे कैलकुलेशन भी थोड़े से आसान हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का एजम्पशन है ये इसलिए आवश्यक होता है कि जब हम प्रिंसिपल कंपोनेंट से संबंधित अपने टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस करते हैं। ऑल्दो इस वाले चैप्टर में हम यहाँ पर कोई अपने प्रिंसिपल कंपोनेंट से संबंधित टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस की बात नहीं करने वाले हैं, फिर भी लेकिन ये बताना हमारे लिए आपको आवश्यक है कि प्रिंसिपल कंपोनेंट से संबंधित भी हमारे पास कई सारे टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस होते हैं जो हमको भिन्न भिन्न प्रकार की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। राइट। और अगर हम अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये जो हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट होते हैं ये हमारे एक पर्टिकुलर टाइप के पी रैंडम वेरिएबल x1, x2, xp के लीनियर कॉम्बिनेशंस होते हैं। और अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें अगर हम तो ये जो हमारे लीनियर कॉम्बिनेशंस होते हैं ये हमारे एक नए कोऑर्डिनेट सिस्टम को ये रिप्रेजेंट करते हैं और इन लीनियर कॉम्बिनेशन के द्वारा हम एक नए तरीके का कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालने की कोशिश करते हैं जहाँ पर हम अपने
x का जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम था x1 x2 xp का, उसको हम रोटेट कर देते हैं। और ये जो हमारी नई एक्सिस होती हैं, जो हमारा नया सिस्टम आता है, जो उनकी रोटेशन के बाद जो हमारी नई एक्सिस आती हैं, वो उन एक्सिस का जो डायरेक्शन हमारा उसमें से उन वेरिएबल का मैक्सिमम वेरिएबिलिटी को इंडिकेट करता है, और ये हमको अपने इस कोवेरियंस स्ट्रक्चर का एक आसान सा एक जो भी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। राइट। अब हम जरा से यहाँ पे देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से तैयार करते हैं, उसका सेटअप क्या होता है। तो अगर हम ये मान लें कि हमारे पास एक p क्रॉस 1 वेक्टर का एक रैंडम वेक्टर है, जिसमें हमारे पास x1 x2 xp हमारे p वेरिएबल्स हैं, और इनकी एक p क्रॉस p की सिमेट्रिक और पॉजिटिव डेफिनेट कोवेरियंस मैट्रिक्स है। तो हम इस कोवेरियंस मैट्रिक्स का हम आइगन वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, ये जो हमारी कोवेरियंस मैट्रिक्स सिग्मा है, ये हमारी पॉजिटिव डेफिनेट है, तो इसके जो भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक रूट या आइगन वैल्यूज आएंगी वो सभी हमारे पॉजिटिव होंगे। तो हमने इसके जो भी हमारे p आइगन वैल्यूज आएंगी उनको हमने ऑर्डर कर लिया, और हमने ये मान लिया कि जो लैम्डा 1 है वो हमारी लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा p की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है। तो लैम्डा 1 की वैल्यू सबसे बड़ी है, लैम्डा 2 की वैल्यू उससे छोटी है, और उसी तरह से लैम्डा p हमारा जो भी सबसे छोटी वैल्यू लेने वाला आइगन वैल्यू है। राइट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक p लीनियर कॉम्बिनेशन हम निकालने की कोशिश करते हैं। राइट। तो जो हमारे वेरिएबल्स हैं उसकी बेसिस पर हम अपना पहला लीनियर कॉम्बिनेशन इस प्रकार से बनाते हैं, y1 इज इक्वल टू L1 ट्रांसपोज x। तो L1 हमारा इस तरह का वेक्टर है, जैसे L11, L12, L21 और यहाँ पे करके LP1 करके। तो हमारा ये जो y1 का लीनियर कॉम्बिनेशन इस प्रकार से बन जाएगा, L11 इंटू x1 प्लस L21 इंटू x2 अप टू हेयर LP1 इंटू xp। उसी तरीके से हम अपना एक और हम लीनियर कॉम्बिनेशन निकालते हैं y2, और उसको हम दिखाते हैं L2 ट्रांसपोज x से। तो ये हमारा L12 x1 प्लस L22 x2 प्लस LP2 xp हो जाएगा। और उसी तरीके से हम अपना यहाँ पे हमारे पास x1 x2 xp हमारे p रैंडम वेरिएबल्स हैं, तो हम यहाँ पे y1 y2 yp हम यहाँ पे पर हम डिफाइन करते हैं, और yp हमारा LP ट्रांसपोज x है, जो हमारा L1p x1 प्लस L2p x2 प्लस LPP xp है। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन हमको कब नोन हो जाएंगे, अगर हमको ये सारे हमारे ये जो Lij के हमने वैल्यूज़ ली हैं, अगर ये वैल्यूज़ मुझे मालूम चल जाए तो। राइट। तो अब हम अगर देखें तो हमारा जो yi है, इसका हमारा वेरिएंस कितना हो जाएगा, Li ट्रांसपोज सिग्मा Li, और जहाँ पे Li हमारा वेक्टर है और i गोज फ्रॉम 1 टू p। उसी प्रकार से जो हमारा yi और yk का जो कोवेरिएंस है वो हमारा निकल आएगा Li ट्रांसपोज सिग्मा Lk, और जहाँ पे i इज़ नॉट इक्वल टू k, और दोनों हमारे एक से p तक जाते हैं। तो जो हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट हैं, ये हमारे y1 y2 yp के वह अनकॉर्लेटेड लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं जिनका वेरिएंस हमारा ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो इसी बात को अगर हम समझना चाहें तो जो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो हमारा पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट है वह एक लीनियर कॉम्बिनेशन है जिसका वेरिएंस मैक्सिमम है। अर्थात अगर हम कहें कि एक ऐसा फंक्शन है जो हमारे इस y1 का जो वेरिएंस है L1 ट्रांसपोज सिग्मा L1, ये उसको मैक्सिमाइज करता है। राइट। अब अगर देखेंगे तो जो भी हमारा y1 का वेरिएंस है, ये हमारा कितना है, L1 ट्रांसपोज सिग्मा L1। इसको हम कोई भी L1 के द्वारा मल्टीप्लाई करके हमें इसके वेरिएंस को बढ़ा सकते हैं, जहाँ पे L1 हमारा एक कांस्टेंट है। तो इस तरह की जो इनडिटरमिनेंसी होती है, कन्फ्यूजन होता है, उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे लिए ये हमारी सहायता करता है कि अगर हम ये कंडीशन लगा दें कि जो भी हमारे कोफिशिएंट वेक्टर की लंबाई हमारी 1 होगी। राइट। तो कि जो हमारी इनकी लंबाई 1 होगी, इसका मतलब कि L1 ट्रांसपोज L1 हमारा 1 के बराबर होगा। इसलिए हम अपना जो पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, यह प्रिंसिपल कंपोनेंट हमारा L1 ट्रांसपोज x है, जो हमारे वेरिएंस ऑफ L1 ट्रांसपोज x को मैक्सिमाइज करता है सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि L1 ट्रांसपोज L1 हमारा 1 के बराबर है।
और उसी तरीके से दो हमारा दूसरा प्रिंसिपल कंपोनेंट है, वह हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट है L2 ट्रांसपोज X, और इसको इस प्रकार से निकाला जाता है कि वेरिएंस ऑफ L2 ट्रांसपोज X ये हमारा मैक्सिमम होना चाहिए, या ये हमारा ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन निकालने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पर हमारा L2 ट्रांसपोज X का जो वेरिएंस है मैक्सिमाइज हो जाए, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि L2 ट्रांसपोज L2 इज इक्वल टू 1। और उसके साथ में हम एक और कंडीशन लगाते हैं कि जो हमारा सेकेंड प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट से इंडिपेंडेंट या अनकॉरलेटेड होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि L1 ट्रांसपोज X और L2 ट्रांसपोज X के बीच का जो कोवेरिएंस है वह 0 है। तो किससे हमारे पहले दो प्रिंसिपल कंपोनेंट आपस में अनकॉरलेटेड हो जाएंगे। और इसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं और हम ith स्टेज पर एक हम ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन निकालने की कोशिश करते हैं Li ट्रांसपोज X जो हमारे वेरिएंस ऑफ Li ट्रांसपोज X को मैक्सिमाइज करता है सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि Li ट्रांसपोज Li इज इक्वल टू 1, और जो हमारा ith प्रिंसिपल कंपोनेंट के पहले हमने जितने भी प्रिंसिपल कंपोनेंट निकाले हैं हर एक प्रिंसिपल कंपोनेंट अनकॉरलेटेड है, अर्थात Li ट्रांसपोज X और Lk ट्रांसपोज X के बीच का जो कोवेरिएंस है वो हमारा 0 है फॉर i लेस देन k। तो हमने यहाँ पे किस प्रकार से निकाला, सबसे पहले हमने अपना फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट निकाला जिसका हमारा वेरिएंस मैक्सिमम होगा, ये हमारा वह लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। फिर हमने दूसरे लीनियर कॉम्बिनेशन में देखा कि किस लीनियर कॉम्बिनेशन का हमारा वेरिएंस सेकंड लार्जेस्ट आ रहा है, उसको हमने चूज़ कर लिया Y2, और Y2 को हमने इस प्रकार से निकाला है कि ये हमारा Y1 के साथ में अनकॉरलेटेड है। और उसी तरीके से हम आगे इसको यहाँ पे YP तक चलते चले जाएंगे और अपना जो भी हमारा pth प्रिंसिपल कंपोनेंट होगा उसको वो हमारा एक प्रकार का लीनियर फंक्शन होगा जो हमारे वेरिएंस को मैक्सिमाइज करेगा, और ये हमारे पहले दूसरे अप टू यहाँ पे p-1 तक के जो हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट हैं उनके साथ में अनकॉरलेटेड होगा। तो अंततः क्या हो जाएगा कि आप ये सारे के सारे प्रिंसिपल कंपोनेंट आपस में अनकॉरलेटेड हो जाएंगे, राइट। तो इसी तरीके को तरह से हम अपने इस मैथमेटिकल फ्रेमवर्क में समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम कहें कि सिग्मा हमारी एक p क्रॉस p की सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट कोवेरिएंस मैट्रिक्स है, और ये सिग्मा हमारी एक रैंडम वेक्टर x की कोवेरिएंस मैट्रिक्स है जिसके अंदर हमारे पास p वेरिएबल हैं, तो यह x वेक्टर हमारा एक p क्रॉस 1 वेक्टर हो गया। और इस कोवेरिएंस मैट्रिक्स की जो हमने आइगन वैल्यूज़ निकाली हैं वो हमारी λ1, λ2, λp हैं, और जिनको हमने इस प्रकार से अरेंज कर लिया है कि λ1 हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, λ2 हमारी उससे छोटी वैल्यू है, और λp हमारी मिनिमम वैल्यू है आउट ऑफ λ1, λ2, λp। और इस हर एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमने उसका जो भी आइगन वेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर होता है उसको निकाल लिया, और ये जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर आए हैं इनको हमने E1 वेक्टर, E2 वेक्टर और EP वेक्टर के द्वारा निकाल लिया। अब देखिए किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज निकालना और आइगन वेक्टर्स निकालना ये बहुत ही आसान काम है, और आपको हमने शुरू में EIGEN आइगन जो हमारा फंक्शन R सॉफ्टवेयर में होता है उसके द्वारा हम अपने ये कैरेक्टरिस्टिक रूट और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर दोनों को हम आराम से निकाल सकते हैं। अब जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन आएगा पूरी एनालिसिस के बाद में, वो देखिए बहुत ही आसान होता है। जो हमारा ith प्रिंसिपल कंपोनेंट होगा वो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन इस प्रकार से होगा yi इज इक्वल टू ei ट्रांसपोज x, अर्थात ये इस तरह की वैल्यू होगी e1 x1 प्लस e2 x2 प्लस ep xp, राइट। अब ये e1 e2 ep आपके क्या है, ये आपके λi के करस्पॉन्डिंग जो भी आइगन वेक्टर्स हैं, राइट। और इसका जो हमारा वेरिएंस कितना होगा, yi का जो वेरिएंस होगा ये हमारा ei ट्रांसपोज सिग्मा ei होगा जो हमारा λi के बराबर होगा, और λi हमारा क्या है, ये हमारा ith आइगन वैल्यू है, राइट। और जो हमारा yi और yk के बीच में जो हमारा कोवेरिएंस होगा वो हमारा ei ट्रांसपोज सिग्मा ek होगा, राइट। तो ei ek क्या है, ये हमारे जो भी λi और λk के करस्पॉन्डिंग जो भी आइगन वेक्टर्स हैं, और इसकी वैल्यू हमारी 0 के बराबर आएगी अगर i इज नॉट इक्वल टू k, राइट।
अब यहाँ पे हो सकता है कि कभी कभी हमारे पास कुछ जो हमारे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा पी की वैल्यू आई है वो आपस में बराबर भी हो सकती है। तो उस केस में हमारे पास जो भी ई आई की जो चॉइस होगी और उसके द्वारा जो हमको वाई आई वेक्टर मिलेगा वो हमारा यूनिक नहीं होगा, बस इतनी सी खाली प्रॉब्लम आएगी। लेकिन प्रैक्टिस में ऐसा होना बहुत आसान नहीं होता है, राइट। तो आप अगर समझने की कोशिश करिए इस स्लाइड में मैंने आपको क्या समझाया, क्योंकि आपकी जो भी कोई कोवेरियंस मैट्रिक्स है सिग्मा, आप इसकी आइगन वैल्यूज़ या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ निकाल लीजिए और उसके करस्पॉन्डिंग आप इनकी जो भी आइगन वेक्टर्स हैं आप उनको निकाल लीजिए, और जो आइगन वेक्टर्स में जो भी कोफिशिएंट्स की वैल्यू आई है उनको आप अपना जो भी हमने पहले L ट्रांसपोज X हमने वेक्टर लिया था, L की जगह आप यहाँ पे लिख दिए E ट्रांसपोज X, जो आइगन वेक्टर हमारा है यहाँ पर E। और इस जो भी हमारा इसका वेरिएंस होगा हमारा ई ट्रांसपोज एक्स का, ये हमारा जो भी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आए हैं वो उनकी वैल्यू होगी। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास कोई भी अगर कोवेरियंस मैट्रिक्स आई है, उस कोवेरियंस मैट्रिक्स से हम सबसे पहले उनकी आइगन वैल्यूज़ निकाल लेंगे और उसमें और उसके करस्पॉन्डिंग हम अपनी आइगन वेक्टर्स निकाल देंगे और फिर देखेंगे कि उसमें से कौन सी वैल्यू हमारी मैक्सिमम है। तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आएगी उसको हम कह देंगे कि ये हमारा पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट का वेरिएंस है, और उस लैम्डा आई के करस्पॉन्डिंग जो भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर आएगा वो हमको पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट दे देगा। उसके बाद हम अपना जो भी दूसरी लार्जेस्ट वैल्यू है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा पी के बीच में से उसको निकालेंगे। मान लीजिए कि वह वैल्यू हमारी है लैम्डा 2, तो लैम्डा 2 हमारा सेकेंड प्रिंसिपल कंपोनेंट का वेरिएंस हो जाएगा, और लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग हम अपनी जो भी आइगन वेक्टर है उसको निकाल लेंगे और उसके द्वारा हम अपने सेकेंड प्रिंसिपल कंपोनेंट को आराम से निकाल लेंगे, राइट। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे y1 इक्वल टू E1 ट्रांसपोज x, y2 इक्वल टू E2 ट्रांसपोज x और yp इज इक्वल टू EP ट्रांसपोज x करके अपने हमने p प्रिंसिपल कंपोनेंट यहाँ पे निकाल लीजिए। अब जो हमारा टोटल वेरिएंस हमारे इस डेटा स्ट्रक्चर का कितना होगा, तो वेरिएंस हम कैसे निकालते हैं, जो भी हमारी सिग्मा मैट्रिक्स होती है उसमें से जो डायगोनल एलिमेंट्स हमारे होते हैं ये हमारे वेरिएंसेस होते हैं। तो अगर हम इस सिग्मा कोवेरियंस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रेस निकाल लें तो ट्रेस हमारा क्या होता है, जो भी हमारे डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो अगर हम यहाँ पे सिग्मा 1 1 प्लस सिग्मा 2 2 प्लस सिग्मा PP अगर हम निकाल लें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा समेशन आई गोज फ्रॉम 1 टू p वेरिएंस xi, अर्थात x1 का वेरिएंस प्लस x2 का वेरिएंस प्लस xp का वेरिएंस हो जाएगा। और यही वेरिएंस हमारा कितना आ गया, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा p, और ये हमारा इसी के बराबर हो गया, ये हमारा yi के जो वेरिएंसेस हैं ये उनका सम हो गया, अर्थात आई गोज फ्रॉम 1 टू p वेरिएंस ऑफ yi। तो इसके कॉन्सिक्वेंसली हमको क्या हुआ कि अगर मुझको यह दिखाना है कि हमारा कोई एक प्रिंसिपल कंपोनेंट कितने वेरिएशन को कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो हम उसका प्रपोर्शन निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि हमारा कोई kth प्रिंसिपल कंपोनेंट है, वो हमारा उस टोटल वेरिएंस में उसका प्रपोर्शन कितना है, अर्थात kth प्रिंसिपल कंपोनेंट द्वारा एक्सप्लेन किया जाने वाला वेरिएंस कितना है, तो उसको हम जो kth प्रिंसिपल कंपोनेंट का वेरिएंस है लैम्डा के, और हम जो हमारा टोटल वेरिएंस है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा p, उसका हम प्रपोर्शन निकाल सकते हैं। और यही कार्य हम अपने पहले दूसरे और pth प्रिंसिपल कंपोनेंट के लिए आराम से कर सकते हैं। और जो हमारा इस EI ट्रांसपोज वेक्टर में जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जो भी हमारे आइगन वेक्टर्स के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स आए हैं जैसे I1 E2I EKI EPI एक्सेट्रा, ये हमारा उस kth वेरिएबल का जो हमारा ith प्रिंसिपल के अंदर हमारा kth वेरिएबल है, ये उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में हमको बताते हैं। तो जो EKI का जो हमारा मैग्नीट्यूड है, ये हमारा kth वेरिएबल से संबंधित हमारा आइगन वेक्टर का जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू है। यह वैल्यू हमको अपने ith प्रिंसिपल कंपोनेंट में kth वेरिएबल का कितना कंट्रीब्यूशन है या वो कितना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बताता है। और ये जो हमारी इम्पोर्टेंस होती है ये हमारे बाकी वेरिएबल्स के इररिस्पेक्टिव होती है, राइट। तो इन जनरल अगर हम कहें तो ये जो हमारा EKI होता है, ये हमारा yi और xk के बीच का जो कॉलेशन होता है ये उसके प्रोपोर्शनल होता है। और इसकी वैल्यू अगर हम अपनी अलजेब्रा से निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से निकल आएगी। EKI
इंटू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा आई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा के। तो इसको हम हर एक आई और के की वैल्यू 1 और 1 से p तक के लिए हम निकाल सकते हैं। तो इसके द्वारा हम अपने किसी वेरिएबल का किसी प्रिंसिपल कंपोनेंट में कितनी इंपॉर्टेंस है उसको भी मेजर कर सकते हैं। राइट, चलिए आपको हम ये एक छोटे से उदाहरण के द्वारा यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे हम अपनी प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको यहाँ पे जो हमारे गणित के नियम होते हैं उसके द्वारा आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज़ को निकाल करके हम आपको दिखाएंगे कि हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट किस प्रकार से तैयार किया जाता है। और अगले लेक्चर में हम एक डेटा सेट लेकर के उसके ऊपर आपको प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस करके दिखाएंगे। तो मान लीजिए कि ये हमारी एक कोवेरियंस मैट्रिक्स है, ये एक हमारे एक 3x3 ऑर्डर की है। तो ये हमारे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं x1, x2, x3। यह उनकी पॉजिटिव डेफिनेट सिमेट्रिक कोवेरियंस मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स को हमने अपने R सॉफ्टवेयर में इस प्रकार से डिफाइन कर लिया, सिग्मा। तो देखिए सिग्मा आपकी इस प्रकार से डिफाइन हो गई, जो एग्जैक्टली यही चीज़ है जो हमने यहाँ पे सिग्मा दी हुई है। और अब हम एक काम करते हैं, अपनी इस सिग्मा मैट्रिक्स का हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर हम निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हमारा कमांड क्या होता है, आइगन, EIGEN, और पेरेंथेसिस में हम लिख देंगे सिग्मा। तो देखिए जो भी हमारी आइगन वैल्यूज़ हमारी इस प्रकार से आ गई 5.82, 2.00, 0.17, और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे आइगन वेक्टर्स आ गए वो हमारे देखिए इस प्रकार से आ गए। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट कौन सा होगा। तो अगर हम कह दें कि ये हमारा है लैम्डा 1, ये हमारा है लैम्डा 2 और ये हमारा है लैम्डा 3। तो आप देखेंगे इसमें से इन 3 वैल्यूज़ में से जो हमारी लैम्डा 1 की वैल्यू है 5.82, ये हमारी मैक्सिमम है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो हमारा आइगन वेक्टर है वो कौन सा है, वो ये है। तो अब अगर हम इन कोफिशिएंट को लेकर के अगर हम अपना एक लीनियर फंक्शन बनाते हैं तो इस प्रकार से बन जाएगा y1 इज इक्वल टू E1 ट्रांसपोज x, और E1 ट्रांसपोज आपका क्या है, यही देखिए जो मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं, -0.38, 0.92 और ये 0.00, और x हमारा क्या है, x1, x2, x3 ट्रांसपोज। तो ये हमारा किस प्रकार से आ जाएगा, -0.38 x1 प्लस 0.92 x2। और उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर अपना अगर हम देखें कि अगर हमारी दूसरी बड़ी वैल्यू लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 में से कौन सी है, तो यह आप अगर देखेंगे तो ये हमारी लैम्डा 2 की वैल्यू है 2। तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा देखिए जो सेकेंड आइगन वेक्टर किस प्रकार से आया है, ये इस प्रकार से आया है 0, 0, 1। तो उसको मैंने y2 को ऐसे डिफाइन कर दिया E2 ट्रांसपोज x 0, 0, 1 और x1, x2, x3 ट्रांसपोज। तो ये हमारा x3 आ गया। और उसी तरीके से हमने यहाँ पे जो अपना थर्ड हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट होगा उसमें हमने देखा कि हमारी सबसे छोटी वैल्यू लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 में से कौन सी है, 0.17, लैम्डा 3। तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो आइगन वेक्टर आ गया वो इस प्रकार से आ गया, और इस आइगन वेक्टर का इस्तेमाल करते हुए हमने अपना यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन निकाल लिया जो हमारा 0.92 x1 प्लस 0.38 x2 आ गया। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से जो हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट आते हैं उसके बारे में बताया है। राइट, अब इसमें से आप देखेंगे कि जो इसकी हमारी आइगन वैल्यूज़ आ रही थी, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है लैम्डा 1, दूसरी हमारी उससे छोटी वैल्यू है लैम्डा 2, और सबसे छोटी वैल्यू हमारी क्या है, लैम्डा 3। तो अब अगर हमको यहाँ पर ये दिखाना है कि हमारे पहले, दूसरे और तीसरे जो हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट हैं वो हमारे किस प्रकार से हमारे इस कंट्रीब्यूशन में सहायता करते हैं, या अगर हम ये देखना चाहें कि अगर हमारा जो वेरिएंस ऑफ y1 अगर हम अपने तरीके से फंडामेंटल तरीके से निकालना चाहें तो उसको हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम आपको यहाँ पर वेरिएंस ऑफ y1 निकालना सिखाते हैं। वेरिएंस ऑफ y1 क्या हो जाएगा, y1 देखिए आपका क्या है, ये है। राइट, इसका मैंने जब यहाँ पे वेरिएंस निकाला तो ये क्या हो जाएगा, -0.38 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x1 प्लस 0.92 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x2 इंटू ट्वाइस ऑफ दिस माइनस इंटू 0.38 इंटू 0.92 इंटू कोवेरियंस ऑफ x1, x2। अब ये जो हमारे आप वेरिएंस ऑफ x1 देखिए ये दिया हुआ है, वेरिएंस ऑफ x2 ये दिया हुआ है, और कोवेरियंस बिटवीन x1 और x2 देखिए ये दिया हुआ है। तो इनकी वैल्यू देखिए मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी, और उसके बाद में आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5.83 आ जाएगा, और यही वैल्यू हमारी लैम्डा 1 की है जो मुझको यहाँ से मिली है।
और उसी तरीके से अगर हम जो अपने वेरिएंस ऑफ y2 को भी निकालेंगे, जैसा मैंने ये करके दिखाया है, तो उसकी वैल्यू लैम्डा 2 के बराबर आ जाएगी, जो देखिए ये है। और अगर हम अपने वेरिएंस ऑफ y3 का अगर हम वेरिएंस निकालेंगे इसी प्रकार से, तो ये हमारा लैम्डा 3 0.17 के बराबर आ जाएगा। अब इसके बाद में आपने अपने ये प्रिंसिपल कंपोनेंट किस प्रकार से निकाले थे? ये हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट y1, y2, y3 इस प्रकार से निकाले हैं कि इनका जो भी हमारा टोटल वेरिएंस है वो हमारे ओरिजिनल सिस्टम के टोटल वेरिएंस के बराबर होना चाहिए। अब देखिए, इसका हमारा टोटल वेरिएंस हमको अगर निकालना है तो अपनी इस सिग्मा मैट्रिक्स से हम जो हमारे डायगोनल टर्म्स हैं उनको हम कम कर देंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? सिग्मा 11 प्लस सिग्मा 22 प्लस सिग्मा 33, जो हमारा देखिए 8 के बराबर आ गया। और अगर हम अपने यहाँ से जो हमने ये लैम्डा की वैल्यू निकाली है, ये भी हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट, सेकंड प्रिंसिपल कंपोनेंट और थर्ड प्रिंसिपल कंपोनेंट के वेरिएंसेस हैं। अगर हम इन तीनों आइगन वैल्यूज़ का हम यहाँ पे अगर सम करते हैं तो ये भी देखिए हमारा 8 के बराबर आ गया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमने y1, y2, y3 इस प्रकार से निकाले हैं कि जो हमारे ओरिजिनल डेटा सेट का टोटल वेरिएंस था और जो हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट्स का जो टोटल वेरिएंस है उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, दोनों का वेरिएंस हमारा बराबर है। अब इसके बाद में हम यह देखते हैं कि इसमें से हर एक प्रिंसिपल कंपोनेंट हमारा कितने वेरिएंस को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हम यहाँ पे हर एक प्रिंसिपल कंपोनेंट का टोटल वेरिएंस के साथ में प्रोपोर्शन निकालते हैं। तो पहले प्रिंसिपल कंपोनेंट में आप अगर देखेंगे इसका प्रोपोर्शन कितना है? लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, और इसको आप अगर देखेंगे तो ये हमारा 73% आ जाएगा। उसी प्रकार से आप अगर देखेंगे जो हमारा सेकेंड प्रिंसिपल कंपोनेंट हमारा है, ये सेकेंड प्रिंसिपल कंपोनेंट हमारा कितना वेरिएंस कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसका क्या प्रोपोर्शन है? तो ये हमारा लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 आ जाएगा, ये हमारा 25% आ जाएगा। और उसी प्रकार से जो हमारा थर्ड प्रिंसिपल कंपोनेंट है, इसका जो प्रोपोर्शन है टोटल वेरिएंस में कितना आ जाएगा? लैम्डा 3 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, और ये हमारा 2% के बराबर आ जाएगा। तो अब अगर यहाँ पे आप अगर आप देखिए तो पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट हमारा 73% दे रहा है और दूसरा हमारा 25% दे रहा है। तो अगर हम इसको अगर यहाँ पे सम करने की कोशिश करें तो पहले दो प्रिंसिपल कंपोनेंट हमारा टोटल वेरिएबिलिटी का 98% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जबकि हमारा जो थर्ड प्रिंसिपल कंपोनेंट है ये सिर्फ 2% वेरिएबिलिटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है कि हम 3 प्रिंसिपल कंपोनेंट की जगह या 3 वेरिएबल की जगह अगर हम अपना कार्य सिर्फ पहले 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट से अगर हम करना चाहें तो हमको ऑलमोस्ट यहाँ पे 98% वेरिएबिलिटी हमको मिल जाएगी। हमको यहाँ पे सिर्फ 2% वेरिएबिलिटी का नुकसान होगा। लेकिन जब भी हम यहाँ पर हम अपना जो भी यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें से हमने देखा कि अब हम यहाँ पे 3 वेरिएबल की जगह हम यहाँ पे सिर्फ 2 वेरिएबल्स को हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, और यह दोनों वेरिएबल हमारे 98% वेरिएबिलिटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर यह कह सकते हैं अपने 3 ओरिजिनल वेरिएबल x1, x2, x3 की जगह हम अगर सिर्फ 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट y1 और y2 को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा यहाँ पर खाली 2% वेरिएबिलिटी का नुकसान हो रहा है, लेकिन हमारा यहाँ पर 98% वेरिएबिलिटी हमको यहाँ पर मिल रही है। तो इस प्रकार से देखिए आपने अपनी डायमेंशन को 3 से 2 कर दिया, और इसी को हम बोलते हैं कि हमारा यहाँ पे डायमेंशन रिडक्शन हो गया, और इस प्रकार से प्रिंसिपल कंपोनेंट हमारा डायमेंशन रिडक्शन करने में हमारी सहायता करते हैं। इसके बाद अपना जो हमारा कोलेशन का कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट था उसको हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। अगर हम y1 और x1 के बीच में अपना जो कोलेशन कोफिशिएंट निकालते हैं तो वह देखिए इस प्रकार से निकालेंगे e11 स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 11, और सभी की वैल्यू हमको पता है, ये देखिए 0.925 आ जाएगी। और उसी तरीके से y1 का अगर हम x2 के साथ में अगर हम कोलेशन कोफिशिएंट अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा e21 स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा 22 निकल आएगा, और इसकी वैल्यू आप अगर देखेंगे तो ये -0.998 निकल आएगी, राइट। और उसी तरीके से आप अगर यहाँ पर आप अगर ये देखना चाहेंगे तो कोलेशन कोफिशिएंट बिटवीन y2 x1 और y2 x2 ये हमारा
0 आ जाएगा। और कॉलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन y2 एंड x3 हमारा e32 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा 33 अगर निकालेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे x1 और x2 हैं वो हमारे फर्स्ट 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट हैं, उसके बारे में हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। अर्थात जो इन्फॉर्मेशन हमको x1 और x2 इंडिविजुअली दे रहे हैं वह इन्फॉर्मेशन हमको फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट के द्वारा उतनी ही इम्पोर्टेंस के साथ में मिल रही है, राइट। इसलिए हम यह कह सकते हैं यहाँ पर कि जो भी आपका और इसी तरीके से आपने यहाँ पे जो भी बाकी अपने कॉलेशन कोएफिशिएंट निकाले हैं इसकी बेसिस पर हम कह सकते हैं कि हमारे बाकी जो हमारे कॉलेशन कोएफिशिएंट हैं हम उनको इग्नोर कर सकते हैं, और ये जो हमारा थर्ड कंपोनेंट का जो हमारा कॉलेशन कोएफिशिएंट आया है ये हमारा इम्पॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आपने जिस तरीके से आपने अपनी इस एनालिसिस में पहले दो प्रिंसिपल कंपोनेंट को आपने 3 वेरिएबल की जगह पर इस्तेमाल किया था, वही इंफॉर्मेशन आपको इनके कॉलेशन कोएफिशिएंट के द्वारा भी मिल रही है। अब एक इशू आता है कि यहाँ तो मैंने ये माना है कि आपको कोवेरियंस मैट्रिक्स दी हुई है और सब कुछ आपको दी हुई मैट्रिक्स की बेसिस पर आपने अपनी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को निकाला है। अब अगर हम ये चाहें कि हमको प्रैक्टिस में अगर ये अननोन है और हमको खाली डेटा दिया हुआ है तो हम इसको किस प्रकार से निकालेंगे, तो उसके लिए हम अपने प्रिंसिपल कंपोनेंट जो हमने लिए हैं उनका हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे आपको जो इसकी मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन करने की पूरी प्रक्रिया है वो तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर हम ये मानते हैं कि अगर x1 x2 xn हमारा एक मल्टीवेरिएट नॉर्मल पॉपुलेशन म्यू और सिग्मा से हमारा एक ये रैंडम सैंपल है, जहाँ पे हम ये मान रहे हैं कि n हमारा p से ज़्यादा है, तो ये जो हमारा मीन वेक्टर हमारा क्या है म्यू और हमारी कोवेरियंस मैट्रिक्स क्या है सिग्मा जो पॉजिटिव डेफिनेट है, तो इसकी हमारी p आइगन वैल्यूज़ होंगी लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा p और ये सभी हमारी पॉजिटिव होंगी और इन वैल्यूज़ को हमने ऑर्डर कर लिया है। अर्थात लैम्डा 1 हमारी सबसे बड़ी वैल्यू है और लैम्डा p हमारी सबसे छोटी वैल्यू है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे आइगन वेक्टर्स हैं वो हमारे e1 e2 ep हैं। अब हम यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं कि इन लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा p और e1 e2 ep के जो हमारे मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स होंगे वो उनको हम यहाँ पर लैम्डा 1 हैट लैम्डा 2 हैट लैम्डा p हैट के द्वारा हम दिखा रहे हैं, और जो भी लैम्डा 1 हैट हमारा लैम्डा 2 हैट से बड़ा है और उसी तरह से ये हमारे यहाँ पे ऑर्डर्ड वैल्यूज़ हैं, ये हमारे इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सिग्मा हैट माइनस लैम्डा हैट IP इक्वल टू 0 कि ये कैरेक्टरिस्टिक रूट हैं, और यहाँ से जो भी हमको कैरेक्टरिस्टिक रूट मिलेंगे लैम्डा 1 हैट लैम्डा 2 हैट लैम्डा p हैट, उनका अगर हम यहाँ पे आइगन वेक्टर अगर हम निकालेंगे जिसको हमने यहाँ पे e1 हैट e2 हैट ep हैट के द्वारा दिखाया है, तो ये हमारे इस सिग्मा हैट माइनस लैम्डा i हैट IP इंटू EI हैट इक्वल टू 0 इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेंगे, और साथ में EI हैट ट्रांसपोज EI हैट ये हमारा 1 के बराबर होगा, राइट। तो और ये हमारा सिग्मा हैट हमारा क्या है, ये हमारा सिग्मा का मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है। तो अब अगर आप इसी बात को अगर थोड़ा सा संक्षेप और आसान सी भाषा में समझने की कोशिश करिए तो क्या है, आपने पहले क्या किया था, आपने सिग्मा की जो भी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकाले थे, राइट। तो अब आपने क्या किया, आपने डेटा की बेसिस पर सिग्मा को एस्टिमेट कर लिया और सिग्मा की जगह सिग्मा हैट कर दिया, और इसके द्वारा जो भी लैम्डा 1 लैम्डा 2 की लैम्डा p की वैल्यू मिलेंगी उनको आपने लैम्डा हैट से आपने डिनोट कर दिया। तो अर्थात सबसे पहले आपने सिग्मा माइनस लैम्डा i को सॉल्व किया था, और अब आप सिग्मा हैट माइनस लैम्डा हैट i को सॉल्व कर रहे हैं, और वहाँ से जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं उसका आप आइगन वेक्टर निकालते हैं, और ये जो आइगन वेक्टर्स आते हैं आप ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, और उसके साथ में EI ट्रांसपोज EI हैट ये हमारा 1 के बराबर होता है, अर्थात ये हमारे नॉर्मलाइज लीनियर फंक्शंस होते हैं, राइट। तो आम भाषा में अगर हम कहें तो आपको कुछ नहीं करना है, सिग्मा की जगह खाली
सिग्मा हैट करना है और उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालने हैं और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स आ रहे हैं उनको निकालने हैं और उनके द्वारा जो भी आपको L1, L2, L3 की वैल्यू जो हमको E1, E2, E3 के फॉर्म में मिल रही है, आप उनको इस्तेमाल करके अपना प्रिंसिपल कंपोनेंट आराम से निकाल सकते हैं। राइट, तो चलिए अब हम यहाँ पर रुकते हैं। और आपने देखा कि इस लेक्चर में हमने आपको प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या होते हैं और उनसे संबंधित जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में बताया, और उसके बाद हमने आपको अपने एक सैंपल ऑफ डेटा की बेसिस पर हम इन प्रिंसिपल कंपोनेंट को किस प्रकार से निकालते हैं, उनका मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन करते हैं, उसके बारे में बताया। तो अगर आप इसकी सिंपल एनालिसिस अगर देखने की कोशिश करेंगे तो अगर आपको सिग्मा नोन है तो सिग्मा, और अगर सिग्मा अननोन है तो आपको अपने रैंडम सैंपल की बेसिस पर सिग्मा का मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर निकाल लेना है और फिर इस कोवेरियंस मैट्रिक्स के आपको आइगन वैल्यूज़ निकाल लेने हैं। तो ये जो आइगन वैल्यूज़ होंगे ये हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट की जो वेरिएंसेस हैं उनको दिखाएंगे, और हर एक अपने इस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो भी हमारा आइगन वेक्टर है, हम उस आइगन वेक्टर को यहाँ पर हम निकाल लेंगे, और जो भी हमारे आइगन वेक्टर के जो हमारे कोफिशिएंट्स आएंगे उनका इस्तेमाल करते हुए हम उनका x के साथ में एक लीनियर फंक्शन निकाल देंगे। तो ये हमारे प्रिंसिपल कंपोनेंट हो जाएंगे। अब चूंकि हमारे पास p आइगन वैल्यूज़ हैं तो हमारे पास यहाँ पर p प्रिंसिपल कंपोनेंट्स भी होंगे, और उन p प्रिंसिपल कंपोनेंट्स के जो वेरिएंसेस क्या होंगे, जो उनकी आइगन वैल्यूज़ आई हैं वही होंगी। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि हर एक प्रिंसिपल कंपोनेंट कितना कितना वेरिएंस कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो उसके बाद आप उसमें से देख सकते हैं कि आपको कितने शुरू के ऐसे प्रिंसिपल कंपोनेंट लेने हैं जो आपके टोटल वेरिएशन का एक जो अच्छा प्रोपोर्शन है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह फैसला आपका होगा, और इसको हम अपने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के द्वारा भी टेस्ट कर सकते हैं कि आपने जितने प्रिंसिपल कंपोनेंट चूज़ करे हैं वो क्या हमारे लिए सफिशिएंट है। और सफिशिएंट किस निगाह से है, क्योंकि हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट को इस प्रकार से निकाला है कि प्रिंसिपल कंपोनेंट का जो टोटल वेरिएशन है वो हमारे ओरिजिनल डेटा का जो टोटल वेरिएशन उसके बराबर है। अब अगर कोई कहता है कि हम 95% वेरिएशन पे खुश हैं, अगर हमारे पास 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट अगर हमारे पास 95% वेरिएशन को ले रहे हैं और 3 प्रिंसिपल कंपोनेंट अगर हमारे 96% वेरिएशन को ले रहे हैं, तो ये फैसला आपको करना होता है। और ये जो हमारा एक्सपेरिमेंटर है ये उसको फैसला करना पड़ता है कि उसको 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट लेने हैं कि 3 प्रिंसिपल कंपोनेंट लेते हैं। यहाँ पर हमने एक छोटा सा चूँकि मैट्रिक्स ली है 3x3 की, मैंने इसलिए ली चूँकि उसके द्वारा मुझे आपको समझाना बहुत आसान था। अब आपके रियल लाइफ में ये जो हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं वो कहीं ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ से आप ये सोच सकते हैं कि प्रिंसिपल कंपोनेंट हमको किस प्रकार से वहाँ पे सहायता करेगा। तो अगले लेक्चर में हम आपको इस प्रिंसिपल कंपोनेंट को R सॉफ्टवेयर की सहायता से किस प्रकार से निकालते हैं उसके बारे में बताएंगे। लेकिन उसको समझने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आज जो हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हैं या जो मेथोडोलॉजी दी है इसको समझने की कोशिश करिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा आर सॉफ्टवेयर का जो आउटकम है वो हम उसको ये नहीं बताएगा कि ये वैल्यूज़ कैसे आई हैं, उसको आप ही को समझना पड़ेगा। और जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि उस सॉफ्टवेयर में कौन सी वैल्यू कहाँ से आ रही है, देन आपको प्रिंसिपल कंपोनेंट बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे और उनका जो एप्लीकेशन है वो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो आप इन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, समझिए, और हम आपको अगले लेक्चर में आर सॉफ्टवेयर में प्रिंसिपल कंपोनेंट कैसे निकालते हैं इसके बारे में बताने ज़रूर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।